आपकी अंदर खाने आपकी सरकार से बातचीत चलती रहती है, सरकार का इस वक्त क्या आपको उनकी क्या मंशा लग रही है? देरी भी हो रही है, विलंब हो रहा है, कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, सरकार की मंशा आपको कैसी लगी? देखिए, सरकार की मंशा कुछ भी हो, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो कर्मचारियों को वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2006 से 26 से इनको देना ही पड़ेगा। अब समय से चीज़ें हो जाती हैं तो कर्मचारियों के अंदर भी संतोष रहता है, और अगर समय से वो चीज़ें नहीं होंगी तो उसमें निश्चित तौर पर संतोष रहेगा। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट समय से दे दी थी, तो उससे लोगों के अंदर काफ़ी संतोष रहा। ऐसे ही 6ठे वेतन आयोग को बेस्ट वेतन आयोग मानते हैं हमारे सरकारी कर्मचारी, उसने भी अपना रिपोर्ट समय से दिया तो लोग काफ़ी हो हुए। 5वें वेतन आयोग में विलम्ब हुआ तो लोगों के अंदर आक्रोश हुआ था। तो ये अगर समय से चीज़ें हो जाती हैं तो कर्मचारियों में एक उत्साह रहता है, और अगर संतुष्ट कर्मचारी जो है वो सबसे अच्छा प्रतिफल देने को तैयार रहता है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा करता है, उसके दिमाग में टेंशन भी नहीं रहते हैं। हर आदमी चाहता है भाई 10 साल के बाद में वेतनमान बदल रहे हैं तो हमको 10 साल के बाद में हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और उसमें जब विलम्ब होता है तो बड़ा नेचुरल है कि लोगों को का होता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सरकार को देर आए दुरुस्त आए, इनको 1 जनवरी 2026 से तो वेतन आयोग लागू ही करना पड़ेगा, और उसके लिए वो प्रतिबद्ध भी है। आपकी जो पूरी बातचीत से समझ में आया कि करीब 1 महीने बाद ये नोटिफाई किया जा सकता है सरकार की तरफ से, अंदर खाने बातचीत आपको समझ में आ रही है? डिफरेंट स्टेजेज पर जो हम लोगों की बातचीत होती है ब्यूरोक्रेसी में, इवन हाईएस्ट लेवल पर, तो उनके बातचीत के अंदाज से ऐसा लगता है कि ये लोग सारे प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीज़ों को के लिए। बस एक चेयरमैन और एक ब्यूरोक्रेट का मामला तय हो जाए तो ये इमीडिएटली इसकी घोषणा हो सकती जी। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली नोटिफाई हो भी जाता है 1 महीने बाद, उसके आगे की प्रक्रिया कितनी लंबी है और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि लोगों को तो यही जानना है कि उनके जेब में पैसा कब आएगा, इम्प्लीमेंटेशन आखिरकार कब तक होगा। स्टेजेस अगर आप पूरी प्रक्रिया बता पाए, नोटिफाई होने के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है? यदि अगर आप मेरे से पूछें और कोई मुझे काम करने का मौका दे तो ये रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर आ सकती है। आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन ये इसलिए नहीं आती है कि ये दुनिया भर के लोगों से उनके मेमोरेंडम मांगते हैं, फिर उनका परीक्षण करते हैं, फिर उनका एविडेंस कराते हैं। अगर ये मान करके चलें कि NCJCM एक प्रतिनिधि संस्था है सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, हम उन्हीं से बात कर लें तो हम अपना मेमोरेंडम देंगे, मेमोरेंडम के 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें हम उनको सबमिट कर देंगे। और भी लोगों का अगर मंगवाना है इनको तो वो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। आज के ज़माने में इतना डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है कि अब वो परिस्थिति नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपको जो है वो अवेलेबल है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं किया जा सकता। दूसरा जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने इतने सालों में 4थे पे कमीशन में, 5वें पे कमीशन में, 6ठे पे कमीशन में और इवन 7वें पे कमीशन में देखी कि ये जो पे कमीशन जो है वो पे कमीशन के बहाने जो है पूरे देश का दौरा शुरू कर देता है कि अभी एक सिटिंग यहाँ करेगा, पर दूसरी बंगलोर में करेगा, तीसरी जो है वो गुवाहाटी में करेगा, चौथी कलकत्ते में करेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनको त्याग दिया जाए और घूमने का मामला रह जाए। अभी एक पे कमीशन में मैं एक चेयरमैन साहब ने नोट भेज दिया कि हमको अमेरिका और यूरोप और जापान और चीन की यात्रा कराई जाए। वो तो कहो अच्छा हुआ कि उनकी वो यात्रा मंजूर नहीं की सरकार ने, तो इसकी क्या ज़रूरत है? अब कुल मिला करके हर पे कमीशन ने तनख्वाह के बाद में DA और DA के बाद में फिटमेंट फैक्टर के बाद में एक पे स्केल बना करके दे देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर यही करना है तो ये काम 1 महीने में भी हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से डिले चल रहा है उस हिसाब से मैं एक बार फिर वही सवाल दोहराऊंगी, कब तक लोगों की जेब में वो बड़ी हुई? क्योंकि उनके लिए तो वो 10 साल में आने वाली दिवाली है जिसका इंतजार 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार लोगों को रहता है पे कमीशन का। एक बात तो मैं जानता हूं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन जो आशंका है वो इस बात को लेकर के है कि अगर इसमें डिले हुआ तो अलाउंसेस के बारे में क्या जी। पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब भी पे कमीशन में डिले हुआ है तो इन्होंने पे कमीशन लागू तो कर दिया जो है वो 10 साल के ठीक बाद, और अलाउंसेस जो है वो आगे डिफ़र कर दिए। मान लीजिए 8 महीने का विलम्ब है, 8 महीने कर दिए, 6 महीने का विलम्ब है तो 6 महीने डिफ़र कर दिए। तो ये एक शुद्ध रूप से कर्मचारी का नुकसान होने का काम होता है। तो वो एक
ज़रूर हम लोगों के सामने यक्ष प्रश्न है, लेकिन हम सरकार से डिमांड करेंगे, बात करेंगे कि जब आपने अनाउंसमेंट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, तो आप हमको अलाउंसेस भी उसी डेट से देने का काम करें, 1 जनवरी 2026 से। जी। अच्छा, आपने इस बातचीत में ये भी कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर आपकी सरकार से बातचीत भी हुई थी। क्या बातचीत हुई उस दौरान? अब टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार से जो उन्होंने हमको लिख करके दिया कि भाई इसमें ये लोग कवर्ड होंगे, ये तो हर बार की बात है कि इतने लोग कवर्ड होते ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पे कमीशन है वो सेना और गैर वर्दी वाले लोग जो हैं उनके लिए, सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। ये बिल्कुल एक सही सवाल है। कुछ सवालात ऐसे थे जो हम लोगों ने भी उनके सामने रखने का काम किया कि भाई आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन जो फैमिली का फैक्टर है, अभी तक क्या होता है कि ये लोग जो परिवार है उसको 3 यूनिट मानते हैं। एक तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप हैं, फिर आधा यूनिट जो है वो आपका जो है वो वाइफ है, और अगर 2 बच्चे हैं आपके तो वो 25% मान लिए जाते हैं। तो यानी अगर आपके 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो उनको मिला करके 3 यूनिट मानते हैं ये परिवार को। हमारा इस बात पे बहुत झगड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये एक ऐसा है कि इस सवाल को लेकर के काफ़ी हमारा उनका द्वंद्व है। हमने उनको कहा है कि आप माँ बाप को भी जोड़ने का काम करें इसमें परिवार में, और ये 3 के बजाय 5 यूनिट जो है वो काउंट होना चाहिए। अगर 5 यूनिट का काउंट होगा तो तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, उनकी सुविधाओं में भी इजाफा होगा, और जो हमारे कुछ सर्टेन अलाउंसेस हैं उनके भी बढ़ने में बातचीत आएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में भी बना हुआ है वो है फिटमेंट फैक्टर। पता लगेगा उससे कि कितने गुना सैलरी बढ़ेगी। और पिछली बार अगर 7वें वेतन आयोग की हम बात कर ले तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने से भारत सरकार ने मिनिमम सैलरी जो थी वो 18,000 पर तय कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना होने का अनुमान है? आपकी सरकार से क्या मांग है? और एक बार फिटमेंट फैक्टर है क्या, वो भी बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि तभी जो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें यह है कि कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए, आपको कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितनी आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में होगा, ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक जो है वो आता है कि इतना % अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। इसमें CPI भी इंक्लूड होता है जो कि हमारे डियरनेस फैक्टर को तय करने का काम करता है, लेकिन वो एक लेटर स्टेज है। उसमें भी एक बास्केट रहती है कि सब्जी कितने की आएगी, अनाज पे कितना पैसा खर्चा होगा, बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, आपके अपने रहन सहन पे कितना खर्चा होगा। लेकिन 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीज़ें भी हैं जो कि आज के ज़माने में नहीं है। पहले ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइट रहे होंगे तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपको ये इसका जो है वो GB डाटा की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको इतना GB डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं काउंट होना चाहिए। उस ज़माने में जो है वो लोग पूरे घर के कपड़े जो है वो, हमको याद है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बाज़ार ले जाते थे, सबको एक ही कपड़े पहना के ले लेते थे, पैजामा, और सबका एक कमीज़ या कुर्ता बनवा देते थे, सब पहन करके घूमते थे। आज के ज़माने में बच्चों को पहना करके दिखाइए, उनको ब्रांडेड चाहिए। तो सवाल है कि परिवेश बदल रहा है तो आपको अपनी बास्केट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारा CPI इंडेक्स DA के लिए और फिटमेंट फार्मूला डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले से थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है। और अब की बार हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने एक तथ्यपरक जो है वो चीज़ें रखने का काम करें, जो बिल्कुल जिनका कि यूटिलाइजेशन होता है, जिन पर कि आज परिवार चल रहे हैं। एजुकेशन का मामला आप ले लीजिए, आज कोई भी एजुकेशन मतलब इतनी महंगी हो गई है कि आदमी एक बार चाहे खाना नहीं खाए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बट उनको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। अब अच्छी एजुकेशन के लिए आप हमको एजुकेशन नहीं देंगे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर श्री कृष्णा के,
जिन्होंने छठे वेतन आयोग में हमको 20 रुपये पढ़ाई का मिलता था भत्ता, तो उन्होंने उसको बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया। जब हमने उनको रसीदें दिखाई कि आप देखिए ये 20 रुपये में कहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो ही हुआ शॉक कि ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। तो उन्होंने खैर किया और हॉस्टल फीस भी दी, सारी चीज़ दी, तो उससे आज कम से कम बच्चे जो हैं सरकारी कर्मचारियों के वो भी अच्छे स्कूल में ठीक जगह पढ़ने की स्थिति में है। वही स्थिति जो है वो करीब करीब मेडिकल में भी होती जा रही है। इतना ज़बरदस्त चेंज हुआ है, निजी अस्पताल खुल गए हैं। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको मेडिकल के लिए भी कुछ न कुछ इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप जा कर के उसको जो है वो अपना इलाज करा सकें। अदरवाइज़ तो यह है कि मरने के लिए छोड़ देंगे, जाइए आप सरकारी अस्पताल में, और फिर वहाँ पर भी कुछ सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए एक आवश्यकता है और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया, भगवान आत्मा को शांति दे अरुण जेटली जी की, जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो है वो आंकड़े और चीज़ें कही, तो उन्होंने जो तय किया था 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीज़ें उचित नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश को भी विकास होना है, दूसरे लोगों के काम होने हैं, बट सरकारी कर्मचारियों को ही बड़ी बेबदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं, तब गाड़ियाँ चलती हैं और अब विकास के बराबर के भागीदार हैं। तो डिफेंस के लोग हैं जो हर समय जो है वो देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। हमारे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स है, दूसरे लोग हैं, एक्साइज के लोग हैं। अगर वो अर्न नहीं करें तो कहाँ से काम चलने वाला है। तो इन तमाम लोगों को अगर हम सही तरीके से उनको फिटमेंट फार्मूला नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करें। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार काफ़ी झगड़ा किया फिटमेंट फैक्टर के लिए, लेकिन जो चाहा वो हुआ नहीं। इस बार झगड़ा कितने का है? झगड़ा है लेकिन अभी भी है, लेकिन अभी आज की तारीख में इस बात पर बोलना थोड़ा मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब एक जमात हैं और हम लोगों ने बैठ करके इस बात का फैसला किया है कि हम लोग फिटमेंट के बारे में थोड़ा अभी मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं सेक्रेटरी स्टाफ साइड हूँ, अगर मैं ही अपने साथियों के साथ जो तय किया है उससे अलग हटूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बट ये तय है कि जैसे ही हम लोग इस बारे में तय कर लेंगे तो सब आम हो जाएगा। एंड ये बात का मेरा वायदा है कि उसमें पहले आपको ही बताने का काम करेंगे। चलिए, अच्छा, मार्केट में वैसे फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत सारे अनुमान है। सबसे बड़ा अनुमान ये है कि 3.68 हो सकता है, ये सबसे बड़े सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है। आपको ऐसा होता दिख रहा है दूर दूर तक? ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? मांग की जहाँ तक बात है तो लोग कहते हैं कि 3.68 नहीं 3.86 होना चाहिए। 3.68 तो 3.86 से कम रह गया। तो मांगने के लिए कुछ भी मांगा जा सकता है, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली काम करने के आदी हैं और कोशिश करेंगे कि जो एक तरीके से उचित है जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने, वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर के जाएंगे। और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो है वो इनकी जाति है, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर मार्केट को बड़ा इंतज़ार है। कुछ दिन पहले एम्बिट कैपिटल एक ब्रोकरेज हाउस है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कई तरह के अनुमान लगाए गए थे और उसमें यह था कि सरकार अगर वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी तो करीब 1,80,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर जो आएगा। तो आपको लगता है कि देश में जो इकॉनमी की जो स्थिति है, सरकार इतना बर्डन लेने के लिए और इतना कुछ देने के लिए तैयार है? मेरी समझ से इस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत सारे स्तरों पर सरकार में भी बातचीत करते रहते हैं। आज की तारीख में जो सरकार की आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत है। और मैं एक बात ये मानता हूँ कि जो पैसा सरकार पे कमीशन के माध्यम से, वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को देती है, वो एक तरफ से एक जेब में जाता है, दूसरी जेब से निकल जाता है, और जो निकलता है
वो सरकार की जेब में ही जाता है। वो चाहे जीएसटी के माध्यम से जाए, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से जाए, या बाज़ार में कैपिटल गुड्स या जो दूसरे चीज़ें हैं उनको खरीदने के माध्यम से जाए, तो वो उससे एक मार्केट इकनॉमी बूस्ट होने का काम होता है। उससे जो है वो सरकार को किसी स्तर पर कोई नुकसान नहीं होता। कुछ दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी से आपकी एक मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, क्या आप लोग चाहते हैं, मतलब आप लोग की तरफ से डिमांड क्या है? कुछ अभी फाइनल नहीं है, TOR फाइनल नहीं है, वेतन आयोग बना नहीं है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आप लोगों ने अपना एक ओपिनियन बनाया, तो सरकार से आप चाह क्या रहे हैं? देखिए, सरकार से अभी तो एक ही चाहत है कि आप बहुत फटाफट जो है वो पे कमीशन, ठीक है, वो तो महीने 2 महीने में हो जाएगा, बैठा दीजिए, और एक बार पे कमीशन बैठ जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनलाइजेशन हो जाए। ये काम अब इसमें विलम्ब होने से सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। अगर वो नहीं होगा तो वो आक्रोश कहीं बाहर भी दिखाई पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इस बारे में कुछ किया जाए, लेकिन मैंने ये बात रिक्वेस्ट करी है कैबिनेट से भी कि आप इस बारे में कुछ जल्दी फैसला करवाएं, ताकि एक दफ़े ये बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद में हम भी अपनी डिमांड्स को जो है वो बनाएंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे और सरकार के सामने जाएंगे कि हमें कितना मिनिमम वेज चाहिए, कितना हमें फिटमेंट फार्मूला चाहिए, कितना हमारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कितने हमको जो दूसरे पर्क्स हैं उनमें हम लोगों को सुविधा चाहिए। तो वो कंपैरेटिवली जो पिछले 10 साल हैं और आने वाले 10 साल में सारी परिस्थितियों को देख करके एक आकलन करके उनके सामने हम लोग ले जाने का काम करें। क्या ये बात श्योर है कि फिटमेंट फैक्टर पर ही पे रिवीजन होगा जो पिछले कुछ वेतन आयोग से होता रहा है, या कोई नया फार्मूला सरकार सोच रही है, या आप लोगों ने कुछ नया आइडिया जो है वो सरकार को दिया है? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, क्योंकि वेतन आयोग में जिस तरीके के टर्म्स एंड रेफरेंस हैं, और मुझे आशा है कि जब टर्म्स एंड रेफरेंस बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले वेतन आयोग में और इस वेतन आयोग में कोई विशेष रेडिकल चेंज होने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। अच्छा, हम जनवरी से जब से ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुई है, हम TOR का जिक्र सुन रहे हैं और उसी की वजह से गाड़ी जो है वो शायद आगे नहीं बढ़ रही है। आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बताया जाएगा जिससे कि ये वेतन आयोग वाला मामला जो है आगे निकलेगा? देखिए, टर्म्स एंड रेफरेंस तो किसी भी आयोग के लिए ज़रूरी होता है, वेतन आयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार की तरफ से एक जो है वो निश्चित तौर पर एक 7-8 इशूज़ दे दिए जाते हैं कि भाई ये इन्हीं के ऊपर लागू होगा, ये इसकी सीमा रेखाएं होंगी। हम जो है वो तमाम जो लोग हैं उनके वेतन वृद्धि के मामले में जो है वो विचार करेंगे इसके ऊपर। हम इसमें अलाउंसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम इसमें जो तमाम जो विषय जो इकनॉमी के हैं देश के, उनको भी सामने रखेंगे, और साथ इसके जो हमारी डिमांड्स हैं उनको भी पैरेलली सोचने का काम करेंगे। इसमें हम यूनिट्स भी तय करने का काम करेंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में आती हैं। अब कुछ हमारी डिमांड्स भी होती हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में, तो टर्म्स एंड रेफरेंस का जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई हमारी क्या बात मानी गई, क्या हमारी बात नहीं मानी गई। फिर जो सरकार नोटिफाई कर देगी उस पर हम लोग जो है बैठ करके फिर चर्चा करेंगे और उसी के हिसाब से अपना जो है वो एक मेमोरेंडम बनाएंगे, और उसी दायरे के अंदर हम जो है वो पे कमीशन के सामने जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, पे कमीशन हमको ये बात कहेगा कि आपको जो भी बात करनी है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म्स एंड रेफरेंस हमारे पे कमीशन को नोटिफाई होने के बाद जाते हैं और जो उसका कमेटी है वो सरकार की बात मानने के लिए बाध्य होता है। हालांकि कभी कभी हम लोग टर्म्स एंड रेफरेंस के बियॉन्ड भी जा करके उनको कुछ सबमिट करने का काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि नॉर्मली वो लोग कभी कभी उस पर कुछ अपनी टिप्पणी लगा करके सरकार को भेज भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली सरकार उसको मानती नहीं है। पिछले 6 महीने से हम जो मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रही है, जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, उसमें एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत सरकार में जो मिनिमम 18,000 की सैलरी है वो 8 पे कमीशन के बाद वो 50,000 के पार चली जाएगी। तो आपका कोई है इस पे असेसमेंट, सही है, झूठ है, सही दिशा में है? लोगों का अनुमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 54,000 जाना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें तभी कुछ तय हो पाएंगी जब जो है वो एक तरीके से टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हो जाए, तो उसी समय ये बात साफ हो पाएगी कि ये 45,000 पे रुक जाएगा या 54,000 पे जाएगा।
तो मतलब 54,000 की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद जो अभी लगभग 60% का जो डीए मिल रहा है वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड हो जाएगा, उसमें क्या ये है? तो जो डीए है वो मूल वेतन में, बेसिक पे में शामिल होने वाला है, क्योंकि जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद में डीए 0 से शुरू होने का काम होता है। तो महंगाई भत्ता जो है वो इसके अंदर मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ता मिलने के बाद में ही बेसिक पे ड्रा होने का काम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस काम में बहुत समय लगने वाला काम नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस काम को 1 महीने में भी कर सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने सारी मतलब तैयारी कर रखी है, बस फॉर्मली एक वेतन आयोग बन जाएगा और उसके थ्रू जो है कुछ वक्त में ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी और 1 जनवरी से 2026 से ये लागू हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना बन रही है या मान लिया गया कि 1 जनवरी से ये नहीं होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर लागू 1 जनवरी 2026 से होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अब तो 5 महीने का समय बच रहा है। 5 महीने की बात नहीं, ये अगर ये पे कमीशन 27-26 में भी रिपोर्ट दे, मान लीजिए जून में दे, जुलाई में दे और भी बाद में दे, ये चाहे जब रिपोर्ट आए ये लागू होगी 1 जनवरी 2026 से ही। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही खतरा है कि जो अलाउंसेस हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं इस बात को लेकर के और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भत्तों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वो हमको अगर विलम्ब होता है तो विद एरियर्स मिलने चाहिए। ये किस तरह का फेयर है, किस तरह के अलाउंसेस पे खतरा लग रहा है? अलाउंसेस पे खतरा यही हो सकता है कि वो कहेंगे कि मान लीजिए हम जून 2026 में रिपोर्ट आए तो पे कमीशन तो लागू कर देंगे वो जनवरी 2026 से, लेकिन कहेंगे अलाउंसेस हम आपको अब जुलाई 2026 से देंगे। ऐसा पहले हो भी चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो एक तरीके से घटतौली जैसी चीज़ हो जाती है कि हमको हमारे जो एरियर्स हैं वो नहीं मिलते हैं।